आवाज आ रही है मेरी आपको? स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? यस सर। चलो आज शुरू करते हैं। अगर मान लो आप, एक सेकंड, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, रैंडम शेप। लेट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है। अब ये शेप कुछ भी हो सकती है, ये सिलेंडर भी हो सकती है, स्फीयर भी हो सकती है, एक प्लेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक रैंडम शेप का कंडक्टर बना दिया, ठीक है। अगर मान लो इफ आई गिव सम चार्ज टू दिस कंडक्टर, मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया प्लस क्यू, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो चार्ज है ये इसके सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे। द चार्ज गिवन टू कंडक्टर will shift on its outer surface. तो हमारा जो कंडक्टर है कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर मान लो लेट से मैं इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहा हूँ इसको, तो ये सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो आप बता सकते हो ये इसके आउटर सरफेस पे क्यों आएगा? आपको रिजल्ट तो पता है ये इसके आउटर सरफेस पे आएगा, पर ऐसा क्यों आएगा, रीजन बता सकते हो? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। आवाज कट रही है आपकी। सर स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सर। नहीं आ रही आवाज मुझे। चंदन क्या बोल रहे थे, किसको? सर अभी आ रही है सर। हाँ बोलो एक बार। मतलब सर स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सर, रिपल्सन होगी सर तो आउटर सरफेस पे चलते हैं सर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अच्छा, तो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है जब चार्ज बीच में है? तो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? सर रिपल्सन होगा ना सर। क्या? रिपल्सन होगा सर किसके बीच में? चार्ज के बीच में सर, अगर वो सेंटर पे हुए तो। अच्छा, आप सही बोल रहे हो। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि जब चार्जेस हमारे यहाँ प्रेजेंट है, इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। मतलब अब आप ऐसे समझ लो, एक झुंड है बहुत सारा चार्जेस का, अभी झुंड एक दूसरे को रिपल्शन दे कर रहा है। एक ये झुंड, ये चार्जेस का झुंड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको। तो हर चार्ज बाकी सारे चार्ज को रिपेल कर रहा है, क्योंकि हमारे कंडक्टर में चार्जेस जो है फ्री टू मूव होते हैं। चार्जेस जो है फ्री टू मूव, अगर वो फ्री टू मूव है तो होगा क्या, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब जैसे एक चार्ज कोई भी पकड़ लो, ये दूसरे चार्जेस की वजह से या दूसरे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर ड्रिफ्ट होगा। सिमिलरली ये चार्ज इधर ड्रिफ्ट होगा, ये चार्ज इधर ड्रिफ्ट होगा, और ड्रिफ्ट होते होते जब सरफेस पे आ जाएगा, तो अब सरफेस पे जब आ जाएंगे तो होगा क्या, आपने बोला ना स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। स्टेबिलिटी गेन होने का सिंपल सा मतलब ये है कि उन चार्जेस के ऊपर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से,
मतलब ये चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर विल बी नो एनी फोर्स, देयर विल बी जीरो फोर्स ऑन चार्जेस ड्यू टू देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सेकेंड चीज, एक बात बताओ, अगर मेरा आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है और इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी? चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, सिग्मा, ये यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा? कितांशी का आंसर आया नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा क्यों कितांशी? जहां पर हमारे शार्प पॉइंट होंगे, जहां हमारे शार्प पॉइंट्स होंगे, वहां हमारा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी हमारा मोर इज द चार्ज डेंसिटी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब अगर मैं ये एक छोटा सा पोर्शन को, ये पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ये किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। मतलब कोई भी कर्व है, वो एक, कोई भी हमारी कर्व है, ठीक है, वो कर्व हमारी किसी बड़े, जैसे मैंने कर्व सरफेस बना दिया, ये कर्व सरफेस मेरा किसी बड़े स्फीयर का पार्ट हो। ऐसे ही मैंने अगर ये छोटी सी कर्व बनाई, कर्व सरफेस, तो ये कर्व सरफेस मेरा किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होगा जिसका रेडियस है। लेट्स से अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये जो छोटा सा सरफेस है, ये किसी छोटा सा कर्व सरफेस, ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। यहाँ पे रेडियस है, लेट्स से इसको R1 बोल लेते हैं इसको। अब ये जो R2 है, रेडियस R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज लेस देन R1, मतलब ये जो कर्व बनी, हर कर्व किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट। अब ये जो कर्व है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है कम है R2 से, ये मेरा R2 है, इसलिए हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट चीज ये है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या आप कुछ बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एंड सरफेस के बीच में कुछ नॉलेज पता है आपको? सरफेस ऑफ कंडक्टर कुछ बता सर सकते? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होगा, क्यों परपेंडिकुलर होगा? सर बिकॉज, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, तो बिकॉज, बाहर हाँ, अब बाहर तो है, ये बात तो मान ली, अंदर जीरो है। सर अंदर जीरो है क्योंकि गोस लॉ की वजह से जीरो है। अगर मैं बोलूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये गोस लॉ की वजह से जीरो है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गॉसियन सरफेस ले लूंगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो आपका फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और कंडक्टर का जो शेप है, उसके बीच में क्या रिलेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब पूरे के पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब वो सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम कर रहा है। और हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं, अगर यही मेरा आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, इसको चार्ज देंगे, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, आउटर सरफेस पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक चार्जेस बनेगा, चार्जेस का पैटर्न, और इन चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा बाहर की डायरेक्शन, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। यहाँ पे जितने भी सरफेस एलिमेंट्स बनेंगे सबके परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है। जितने भी सरफेस एलिमेंट बनेंगे सबके परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, थोड़े से बना रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है। तो एक बात बताओ, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब हमें पता है, अगर मेरे स्पेस में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस फील्ड के अंदर एनर्जी होती है, देयर इज एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी, तो जरा ध्यान से देखो, कंडक्टर अगर मेरा चार्ज को स्टोर कर रहा है, मतलब कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से देयर इज एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली, कंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसको और इजीली हम बोल सकते हैं, कंडक्टर is acting as a device to store electrical energy। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है हम उस कंडक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उस कंडक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंडक्टर व्हेन वी नीड इट। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है हम इस कंडक्टर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए, अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए, then why don't we use a battery? बैटरी में तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके। अगर हम सेल की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, why don't we use बैटरी? तो इसका आंसर है, आंसर इज हमारा चार्ज कंडक्टर और हमारा बैटरी, ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, ये भी एनर्जी। और कहानी ये है, ये जो बैटरी है ना हमारा, ये हमारा कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी जो है एनर्जी अगर प्रोवाइड कर रहा है, काफी स्लो स्लो प्रोवाइड करता है, स्लो स्लो। हाउएवर हमारा जो चार्ज कंडक्टर है वो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है काफी कम टाइम, एनर्जी प्रोवाइड्स इन वेरी लेस टाइम, ठीक है।
अब मुझे इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज और बता देनी चाहिए थी आपको। तो ये जो चार्ज कंडक्टर है ना, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर या हम बोलते हैं इसको कंडेंसर। और ये होता क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन arrangement of conductors that stores charges which in turn stores energy in the form of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक कंडक्टर या फिर एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, और एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर। एक ग्रुप भी हो सकता है, एक सिंगल कंडक्टर भी हो सकता है, जो कि चार्ज को स्टोर करता है, which in turn stores energy in the form of electric field। और जब हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, हम इस कंडक्टर से या फिर इस कैपेसिटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस एनर्जी। ठीक है, अभी मैंने बोला कि हमें कैपेसिटर और कंडक्टर की जरूरत ही क्यों है। कि मैंने बोला कि जो मेरा बैटरी है वो कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमारा जो कैपेसिटर है वो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत स्मॉल टाइम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जरा ध्यान से सुनो। हमारे घर में फैन लगा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये फैन किससे कनेक्टेड है जरा? ये फैन किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से। जब हमारा सर्दी का मौसम होता है और उसके बाद जब गर्मी का मौसम होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम स्विच को ऑन करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, और स्विच ऑन करने के बाद हमारा फैन चलता नहीं, वो ऐसे कुछ आवाज कर रहा होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर पावर तो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी का करंट तो जा रहा है, पर वो पंखा घूम नहीं रहा। ऐसे में क्या होता है, अगर हम इसको एक धक्का मारे ना, एक डंडी लेके, एक स्टिक लेके, अगर इसको हम जरा सा पुश कर दें, तो ये फैन जो हमारा चलने लग जाता है। तो ऐसे में घर का कोई बड़ा आदमी कहता है कि इसका ना कंडेंसर बदल दो, कंडेंसर खराब हो गया होगा। वो कंडेंसर चेंज करते हैं तो पंखा आराम से चलने लग जाता है। इनिशियल सिचुएशन क्या थी? फैन वाज नॉट टर्निंग ऑन, और जब हम इसको हल्का सा पुश देते हैं तो फैन चलने लग जाता है। फिर घर का कोई बड़ा बोलता है कि इसका कंडेंसर चेंज कर दो। एक ऐसे व्हाइट कलर का डिवाइस होता है, अगर आपने देखा भी हो, इसे कैपेसिटर बोलते हैं, 25-30 रुपए का आता है। ऐसे व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पे ऐसे 2 वायर्स निकली हुई, ठीक है, छोटा सा डिवाइस। तो जब हम इसका कंडेंसर चेंज कर देते हैं, तो अब हमें पंखे को पुश देने की जरूरत नहीं है, वो पुश की नीड नहीं है, पंखा ऐसे ही चलने लग जाता है। अब देखो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। जब कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था, कैपेसिटर खराब था, तो हम पंखे को ना एक पुश दे रहे थे। पुश मतलब एक झटके से एनर्जी दे रहे हैं, झटके से एनर्जी। झटके से एनर्जी मतलब सिंपल सा, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम अपने पंखे को पुश दिया, अब वो आराम से घूमने लग जाता है। सेकंड केस में हमने जब पंखे का कंडेंसर चेंज कर दिया, तो अब हमें पुश देने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब जो पुश हम अपने हाथ से मैनुअली दे रहे थे, जो झटका हम हाथ से मैनुअली दे रहे थे, अब वो झटका उस फैन को ये कंडेंसर प्रोवाइड कर रहा है। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो कितनी अच्छी सी इंपॉर्टेंट सी बात है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है फैन,
अब वो फैन चल नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा डिवाइस लगाते ही, छोटा सा कंडेंसर लगाते ही वो डिवाइस, पंखा चल पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंखा जो हमारा फैन है ना, जो फैन हमारा रिवॉल्व करता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी हाई होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली मीन्स किसी भी चीज की ऑपोजिशन। अगर फैन घूम रहा है और रेस्ट पे है, तो हमें घुमाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ टॉर्क देना पड़ेगा। लेकिन फैन की टेंडेंसी है वो तो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन में इनर्शिया हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, ऐसी रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, which simply means opposition to change the state। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक टेंडेंसी है कि वो अपोज करता है अपनी चेंज में स्टेट के। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में लाना चाहेगा, अगर वो रोटेट में कर रहा है तो वो रोटेट करना चाहेगा। तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमें फैन को एक पुश देना पड़ता है। अब जब वो कंडेंसर खराब हो जाता है तो वो पुश हमें मैनुअली देना पड़ता है, और अदरवाइज वो पुश उस फैन को कंडेंसर प्रोवाइड करता है। और पुश सिंपली मींस एनर्जी इन ए वेरी स्मॉल टाइम। तो उस कंडेंसर को एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है काफी स्मॉल टाइम में। तो वो एनर्जी आई कहां से? देखो, वो एनर्जी आई कहां से? ये जो कंडेंसर है, ऐसा ये होता क्या है, एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। अभी छोड़ो पैरेलल प्लेट, छोड़ो, अभी सुन लो, एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का बेसिक सा मतलब है कि ये एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स। दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, ये एकदम से एक झटके में सारे का सारा चार्ज डिस्चार्ज कर देता है। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, ये एक मोमेंट में सारा का सारा चार्ज डिलीवर कर देता है। इसे हम बोलते हैं एनर्जी डिलीवर कर देता है। अब मन में क्वेश्चन आता है, क्या जो 220 वोल्ट से हमने फैन को कनेक्ट कर रखा है, उससे जो एनर्जी मिल रही है, 220 वोल्ट से जो हमने फैन को कनेक्ट कर रखा है उससे जो एनर्जी मिल रही है, और कैपेसिटर से जो एनर्जी मिल रही है, कौन सी ज्यादा है? कैपेसिटर से जो एनर्जी मिल रही है कौन सी ज्यादा है? तो आंसर है जो एनर्जी कैपेसिटर से मिल रही है वो एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, तो ये एनर्जी आई कहां से? ये एनर्जी इस कैपेसिटर में आई कहां से? आंसर है कि ये एनर्जी आई इस सोर्स से, इस 220 वोल्ट के सोर्स से। अब फिर मन में क्वेश्चन होता है कि अगर ये 220 वोल्ट का सोर्स इस कैपेसिटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये 220 वोल्ट का सोर्स हमारे फैन को एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता है? आंसर है नहीं, डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर हमारा एक स्टोरिंग डिवाइस है। इसको हम इस एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। हम होली खेलते हैं, हम होली खेलते हैं, ठीक है। होली पे क्या होता है, हमारे पास एक टैप होती है, ठीक है, ये हमारा एक नल है, और हमारे पास एक बकेट है। आप इस बकेट को एनालॉजी मानो, ये हमारा कैपेसिटर है, स्टोरिंग डिवाइस। तो टैप हमारा बैटरी है, या हम बोल सकते हैं सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, बकेट, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस के डायरेक्ट, स्टोरेज डिवाइस के डायरेक्ट। अगर हमें किसी के ऊपर पानी डालना है, अब ये तो हम पहले हम टैप को ऑन करेंगे, फिर उसको ऊपर पानी की छींटे मारेंगे, ऐसा थोड़ा करेंगे। हम पहले से ही अपनी बकेट भर के रखेंगे, हम पहले से अपनी बकेट भर के रखेंगे। ऐसे ही फैन में होता है, फैन हमारा रेस्ट पे है, फैन के यहाँ कंडेंसर लगा होगा, ठीक है। अब जो ये हमारा 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, उस 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से हमारा कैपेसिटर पहले ही चार्ज हो जाएगा, पहले से ही चार्ज रहेगा।
और जब हम फैन ऑन करेंगे, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो एकदम से एक झटके से ये बकेट ऑफ एनर्जी सारी की सारी इस फैन को दे देगा। सेम केस यहाँ पे होता है, अगर हमें किसी के ऊपर पानी गिरना है तो हम पहले से इस बकेट को फिलअप करके रखते हैं, ठीक है। और कहाँ से फिलअप करते हैं? इस टैप से। इस टैप से तो थोड़ा थोड़ा पानी ही आएगा एक टाइम पे, जो टैप की कैपेसिटी है ना, वो थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ पानी, कंसिस्टेंट वे में पानी इस टैप में भरता जा रहा है। और जब ये टैप पूरी भर जाए, बाल्टी पूरी भर जाएगी, हमें किसी के ऊपर पानी गिरना होगा तो हम एक झटके से सारी की सारी बाल्टी उलट देंगे, और वो एक झटके से सारा का सारा पानी जितना हमने इस टैप से गिरा है, इस बकेट से गिरा है, क्या वो टैप से पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि टैप तो हमारा एक कंसिस्टेंट वे में एनर्जी को दे रहे हैं, एक यूनिफॉर्म वे में। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर यानी कि जो बकेट है, ये एकदम से सारी की सारी एनर्जी उलट देती है, ताकि हमारा, हमने जिस पर्सन को भिगाना है वो भीग जाए। ऐसे ही हमारा कैपेसिटर एकदम से सारी की सारी एनर्जी दे देगा, ताकि जिस अप्लायंस को हमें चलाना है वो अप्लायंस हमारा चल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर है क्या? सिंपली एक कंडक्टर्स की अरेंजमेंट है। वो कंडक्टर्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, वो कंडक्टर्स की अरेंजमेंट कितनी बड़ी होती है, ये भी हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझना है कि कैपेसिटर सिर्फ कंडक्टर्स की अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट चार्ज को स्टोर करती है, चार्ज को स्टोर करती है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, और जब हमें जरूरत होती है एक बाल्टी की तरह एक्ट करती है। जितना बाल्टी भरी होती है, जितना कैपेसिटर भरा होता है, सारा का सारा उगल देता है एक बारी में उस अप्लायंस को जिसको हमें चलाना है। तो इसे कहते हैं कैपेसिटर। अगर आपको कैपेसिटर का फिजिकल मीनिंग और कैपेसिटर का बेसिक पिक्चर माइंड में बन चुकी है तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ, अगर यही मेरा आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, अगर मैंने इसको कुछ चार्ज दिया प्लस क्यू, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और हमें पता है जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर की। अब मैं कुछ इसको और चार्ज दूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो मैं इसको चार्ज अगर देता ही जाऊंगा, चार्ज इंक्रीज करता ही जाऊंगा, तो एनर्जी इंक्रीज करता ही जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता ही जाएगा और एनर्जी इंक्रीज करता ही जाएगा। तो ये तो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि चार्ज मेरी मर्जी है मैं कितना दे दूं। तो क्या एक कैपेसिटर या फिर एक कंडक्टर की अरेंजमेंट, जिसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, क्या इनफाइनाइट एनर्जी को स्टोर कर सकता है? क्या इनफाइनाइट एनर्जी को स्टोर कर सकता है? आंसर है नहीं, इनफाइनाइट एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि हर कंडक्टर की क्या बोल सकता हूँ, हर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी है, जिसे हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब बात यह है कि इनफाइनाइट चार्ज क्यों नहीं स्टोर कर सकता? जरा ध्यान से देखो ना, यहाँ अगर चार्जेस आ गए और मैंने बोला बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें चार्ज ऐड करता ही जाऊंगा, ऐड करता ही जाऊंगा, ऐड करता ही जाऊंगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, इसके आसपास के सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, ये आपके आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा सारा का सारा चार्ज डिस्चार्ज कर जाएगा। इसलिए हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ चार्ज से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते किसी एक कंडक्टर को। अगर हम देंगे तो उस कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आसपास की सराउंडिंग की एयर को आयोनाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमारा जितना भी चार्ज स्टोर था, जितनी भी एनर्जी स्टोर थी, वो एनर्जी हमारी लीक हो जाएगी। मतलब अगर आप चार्ज को इंक्रीज करते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इंक्रीज करता रहेगा, तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां ब्रेक डाउन हो जाएगा,
ब्रेक डाउन मतलब ये आसपास की जो मीडियम में आयनाइज हो जाएगी और सारा का सारा चार्ज जो है लीक कर जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर जिसे कि हम कैपेसिटर बोलते हैं, उसको हम सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसलिए मीडियम एक्ट एज कंडक्टर मतलब जब चार्ज की सप्लाई बहुत ज्यादा कर देगी तब से हाँ, मीडियम आपका कंडक्टिंग हो गया ना, जो अगर आपका एयर था वो अब आपका कंडक्टिंग होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ आपने वोल्टेज दे दी, तो जो उनके मॉलिक्यूल्स थे जो पोलराइज हो रहे थे, अब वो लीक हो गया चार्ज, ठीक है। चार्ज जो लीक हो गया जिसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, अगर आपको याद हो हमने ब्रेक डाउन पढ़ा था, है ना। और ये हम अभी आने वाले टॉपिक्स में डाइलेक्ट्रिक्स में भी पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन, चार्ज का लीक हो गया। तो इसका मतलब we can only give some finite amount of charge to a particular कंडक्टर, एक पर्टिकुलर कंडक्टर या फिर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। कि हम किसी भी कंडक्टर या कंडक्टर के अरेंजमेंट को एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज ही दे सकते हैं, अगर हमने उससे ज्यादा दिया तो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास एक नई टर्म आती है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस बेसिकली मींस अमाउंट ऑफ चार्ज इट कैन स्टोर। ऐसे बोलना तो गलत होगा। इसको बोल सकते हैं एक्सटेंड। किस एक्सटेंड तक, एक्सटेंड टू विच एक कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर simply denotes the capacity to store the charge। जो कैपेसिटेंस है ना, वो क्या डिनोट करता है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज या फिर एनर्जी, ऐसा। अब इसको हम डिफाइन कैसे करें? ये जो कैपेसिटेंस है ना किसी भी कैपेसिटर की, इसका सिंबल होता है सी, और ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको मेजर कैसे करें? तो इसको मेजर कैसे? इसको मेजर करने के लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई। जो चार्ज स्टोर हुआ किसी भी कंडक्टर के ऊपर, चार्ज स्टोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा आपके कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं और हम बोलते हैं चार्ज स्टोर इज इक्वल टू सी टाइम्स वी। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हम सी क्या डिफाइन करते हैं? सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। सी का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विच इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वोल्टेज। यहाँ पे ना एक और अच्छी टर्म आती है समझने वाली। इस एक्सप्रेशन को देखकर, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं दोबारा भी लिख देता हूँ। जो कैपेसिटेंस है ना सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्वेश्चन ये आता है क्या कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की या किसी भी अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर की इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना चार्ज दिया, कितना
चार्ज हमने दिया, क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज हमने दी? वो आंसर है नहीं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं है कि कितना चार्ज आपने दिया और कितनी वोल्टेज। पर फॉर्मूला में तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, Q अपॉन V, कैपेसिटी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज Q अपॉन V। जरा ध्यान से देखो, आप ओम्स लॉ पढ़ के आए। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू R, है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू V बाई I, कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट है। अब इस फॉर्मूला से तो समझ में आ रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, कि आप जितनी वोल्टेज अप्लाई करोगे उसके बेसिस पे जितना करंट फ्लो करेगा। इन दोनों चीजों के बेसिस पे आप बताओगे कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रही है वोल्टेज और करंट, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली किस बात पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इस रेशियो पे डिपेंड करती है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। V एंड I रेजिस्टेंस जो है इनकी रेशियो पे डिपेंड करती है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। इन द सिमिलर मैनर जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज सप्लाइड डिवाइड बाय वोल्टेज, इस पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज एंड वोल्टेज पे इंडिविजुअली। Q एंड V पर इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता। अगर अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया तो बता दो, ताकि हम आगे बढ़े। एक ही बच्चे को समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है, कॉन्वेक्ट फैक्टर्स कैपेसिटेंस डिपेंड्स। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, खाली कैपेसिटेंस। ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस डिपेंड्स? तो इसका आंसर है साइज ऑफ प्लेट्स, साइज ऑफ प्लेट्स बोलना तो गलत होगा, साइज एंड साइज ऑफ कंडक्टर। किस साइज का आपने कंडक्टर लिया, किस शेप का आपने कंडक्टर लिया, क्या मीडियम रखा उसके बाद, मीडियम आउटसाइड का कंडक्टर। तो इन फैक्टर्स पे हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला जो कैपेसिटेंस है किसी भी सिस्टम की सी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? Q बाई V। ये चीज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या है? फेरेड। ठीक है, तो 1 फेरेड सिंपली मींस 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। अब आप मुझे इसकी डायमेंशंस बताओ क्या बनेगी। सी का फॉर्मूला पता है Q बाई V, अब सी की डायमेंशंस क्या बनेगी ये बताओ सोल्व करके। किससे का हुआ? चंदन कर रहे हो आप? यस सर। चलो,
सर ये आ रहा है सर, m की पावर -1, l की पावर -2, a की पावर 2 और t की पावर 4। करेक्ट है, दोबारा बोलना। m की पावर -1, l की पावर -2, a की पावर 2 और t की पावर 4। ये आ रहा है किसी का है, नहीं आ रहा? ये 4 है। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की, वो चार्ज अपॉन वोल्टेज की रेशियो पे डिपेंड करती है, पर चार्ज और वोल्टेज पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करती। और कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर और मीडियम। मीडियम उसके पास का। अब उसके बाद एक और चीज, ये जो वी होता है ना, इसको मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। पर एक्चुअली वी होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में? एक वो पॉइंट जहां से फील्ड स्टार्ट होता है, जहां से फील्ड लाइंस स्टार्ट करती है। ठीक है, तो कहां तक? जहां फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती है। ठीक है, ये वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। आपको शुरू कहां से करना है? जहां से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, और खत्म कहाँ करना है? जहां फील्ड लाइन एंड होती है। उसके बाद एक टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है, ठीक है, अब आप, मैंने आपसे पूछा कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है। लेट्स से मैंने इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। लेट्स से मैंने इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। अब पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू बाई वी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ कहाँ पे रहा है? इंफिनिट। तो कैपेसिटेंस क्या बनेगी? क्यू टाइम्स वी ए माइनस वी इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी में पोटेंशियल हम क्या मान के चलते हैं? जीरो। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, लेट्स से ये पॉइंट ए है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा? के क्यू बाई कैपिटल। के क्यू नहीं, के क्यू आएगा, पोटेंशियल है ना। तो सिंपली यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्यू डिवाइड बाई वी ए माइनस वी बी। वी ए इज के क्यू बाई आर। ठीक है, अब क्यू से क्यू कैंसिल कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे देखो साफ साफ पता चल रहा है, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर किसी मीडियम में रख देंगे तो एप्सिलॉन मीडियम क्या बन जाएगा? के टाइम्स एप्सिलॉन। यही होता है ना, मतलब अगर मैं इस स्फीयर को किसी मीडियम में रख दूं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय के टू कैपिटल। यही है ना एक्सप्रेशन। हाँ, तो कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज करती है। ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, अब सेम काम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चेक करते हैं, इससे होएगा ही नहीं।
मैंने शायद यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, यहाँ मैंने KQ/R लिखा है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेना है, पोटेंशियल कहाँ का लेना है, जहाँ पे शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और जहाँ टर्मिनेट हो रहा है। जहाँ टर्मिनेट हो रहा है वहाँ का पोटेंशियल तो 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, KQ/R। तो माइनस में 0 भी आए ताकि आपको पता हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसको सोल्व करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है, हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, Q डिवाइड बाय V, फिर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है एंड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करती है। हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस के dV/dr, तो EdR इज इक्वल टू माइनस का dV, सो dV इज इक्वल टू EdR, इंटीग्रेशन वो साइड कर दूं तो बन जाएगा VA माइनस VB, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के EdR। पर ये मेथड काफी लंबा पड़ेगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल किसका पोटेंशियल होगा, इस स्फीयर का पोटेंशियल, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना की यार, तो इन्फिनिटी पे तो सबका ही 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये गिवन है, अर्थ की रेडियस आपको ये गिवन है, और आपको अर्थ की कैपेसिटेंस मिलेगा। अर्थ क्या हमारी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, किसी से कोई लेना देना नहीं, आइसोलेटेड है, स्फेरिकल। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या बनता है, वो कैपेसिटेंस क्या बनता है, 4πε0 इंटू आर। यहाँ आर की वैल्यू पुट करो और 4πε0 को चेक करो आंसर क्या आ रहा है। किलोमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। किसी का हुआ, सर 7.1 into 10 की पावर माइनस 4 कितना आ रहा है, फराड। 7.1 into 10 की पावर माइनस 4 फराड। 7.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4। 4, यस सर, माइनस 4। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 710, इसको इधर ले दूं, मतलब मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, 10 रेज़्ड पावर माइनस 6 फैराड, ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकता हूँ, 710 माइक्रो फैराड। यस सर। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास अर्थ की शेप का स्फीयर है, अर्थ जितना बड़ा स्फीयर है, वो तब जाके मैक्सिमम इतना चार्ज स्टोर कर पाएगा 1 वोल्ट में। अगर मैं उस स्फीयर को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखूं तो वो हमारा सिर्फ इतना चार्ज स्टोर कर, पर हमें रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इससे ज्यादा चार्ज चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक क्या अपनाते हैं, जरा ध्यान से देखो। सर एक बार कंक्लूजन बताना। क्या कंक्लूजन से आवाज कब उठ गई आपकी, सही कंक्लूजन बताना सर, इससे अब क्या पता चला। हाँ वो बता रहा हूँ, वो तो बताया नहीं वो। हाँ अब देखो, इससे कंफ्यूजन, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, अगर हमारे पास अर्थ जितनी शेप का कंडक्टर है, हालांकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, अर्थ जितनी शेप का कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस सिर्फ कितनी है, 711 माइक्रोफैरेड। और इसका मतलब क्या, उसकी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरेड है, मतलब अगर मैं इसको 1 वोल्ट पे चार्ज कर दूंगा ना,
तो 711 माइक्रोफेरेड का चार्ज स्टोर करेगा वो, माइक्रो कूलम नॉट माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे हम उसको लगा दें, तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखें तो कितना चार्ज स्टोर होगा। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं ना, हम एक सर्टेन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जैसे हमने बोला कि व्हाट इज करंट, करंट इज चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट है। अब मैं बोल दूं कि एक वायर में से 500 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक में से 1000 कूलम फ्लो कर रहा है। मान लो 2 वायर हैं, एक वायर 1 एक वायर 2, एक में से 500 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक में से 1000 कूलम फ्लो कर रहा है। मैं बोलूं करंट किसका ज्यादा है, मैं आप बोलोगे सर इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है ज्यादा। आंसर है नहीं, इसका ज्यादा नहीं है। क्योंकि करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है तब हम बता पाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने बोला ये कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेरेड है, ऐसा बोलना गलत होगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक कंडक्टर है, इसने 50 कूलम चार्ज स्टोर कर रखे हैं, ये कंडक्टर है इसने 100 कूलम चार्ज स्टोर कर रखे हैं, तो मैं बोलूंगा कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। आप बोलोगे सर इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो आंसर है नहीं। ये तो चार्ज स्टोर है ना, कितने वोल्ट पे स्टोर है वो भी पता होना चाहिए। लेट्स से ये तो स्टोर है 1 वोल्ट पे, ये स्टोर है 100 वोल्ट पे। तो कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है कि 1 वोल्ट पे अगर चार्ज करें तब कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी 50 फैरेड और इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी 1 फैरेड। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली इसकी ज्यादा है। ठीक है, अब कहानी ये है, कहानी क्या है, अगर मेरे पास अर्थ की शेप का कंडक्टर है, अर्थ जितनी शेप का, इतना बड़ा कंडक्टर जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतना चार्ज स्टोर करने की है, पर हमें तो इससे ज्यादा चार्ज चाहिए होता है। अगर आप ध्यान से देखो ना, आपके टीवी के रिमोट में भी ऐसे कैपेसिटर बना होता है। मैं आपको कैपेसिटर की फोटो भी दिखा दूंगा। मदरबोर्ड्स पे, मतलब टीवी रिमोट के अंदर होता है, मदरबोर्ड्स के अंदर होता है कैपेसिटर। ठीक है, हर जगह कैपेसिटर है, जिनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होती है। इसकी साइज छोटी होती है। क्या? इसकी साइज छोटी होती है बहुत सारी। समझ नहीं आया। उसकी साइज बहुत छोटी होती है सर कैपेसिटर की। हाँ देखो, इतना छोटा सा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस भी ना मान लो लेट्स से 10 मिलीफेरेड है। मिलीफेरेड मतलब 10⁻³ फैरेड। और ये हमारा कैपेसिटर होता है इतनी बड़ी रेडियस का, इतना बड़ा साइज है, उसकी कैपेसिटेंस है 711 × 10⁻⁶ फैरेड। मतलब ये 1 वोल्ट पे इतना चार्ज स्टोर करेगा, और एक छोटा सा कैपेसिटर जो कि हमारा रिमोट के अंदर होता है, वो 1 वोल्ट पे इतना चार्ज स्टोर करेगा, मतलब उससे 1000 टाइम्स ज्यादा, उससे 1000 टाइम्स ज्यादा। तो ये कैसे पॉसिबल? इसको ना हम एक टेक्निक यूज करते हैं, जिसे निंजा टेक्निक बोलते हैं। देखो क्या हमने टेक्निक यूज करी। अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, अगर मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज, ठीक है, अगर मैंने इसको V वोल्ट पे चार्ज किया, ठीक है, ये V वोल्ट वो मैक्सिमम वोल्टेज है कि अगर मैं इससे ज्यादा वोल्टेज दे दूंगा ना, तो ये जो मान लो इसको मैंने ऐसे चार्ज दे दिया, ठीक है, अब अगर मैं मान लो मैक्सिमम वोल्टेज है, इससे थोड़ी सी भी ज्यादा वोल्टेज दूंगा ना, तो होगा क्या, ये जो इसका जो चार्ज है ना वो लीक आउट हो जाएगा एटमोस्फेयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक निंजा टेक्निक यूज करूंगा, मैं इसके साइड में ना एक अनचार्ज कंडक्टर ले आऊं। अब वो अनचार्ज कंडक्टर की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसका खुद को कुछ पोटेंशियल था V0। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आया, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल, और इसकी वजह से इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आया। पर नेगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेट्स से ओरिजिनल था V0, अब नेगेटिव पोटेंशियल है माइनस के 100 वोल्ट, और लेट्स से पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है प्लस का 50 वोल्ट। तो अब इसका पोटेंशियल कितना बन गया, V0 - 50। अब क्या, अब मैं इसको और चार्ज दे सकता हूँ, क्योंकि चार्ज तो तब लीक करेगा ना जब इसका पोटेंशियल V0 से ज्यादा हो। V0 में मान रहा हूँ कि मैक्सिमम पोटेंशियल है,
मैक्सिमम पोटेंशियल, कि अगर आपने इससे ज्यादा इसको चार्ज किया, इससे ज्यादा इसका पोटेंशियल इंक्रीज करा, तो इसका चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक कर जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मैंने एक निंजा टेक्निक क्या अपनाई, मैं इसके बगल में ना एक अनचार्ज कंडक्टर ले आया, अनचार्ज कंडक्टर। अब इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। इस नेगेटिव चार्ज के यहाँ कुछ नेगेटिव पोटेंशियल, इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल। पर नेगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन दिस कंडक्टर एंड नेगेटिव चार्ज इज लेस एज कंपेयर टू दिस सेपरेशन। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नेगेटिव पोटेंशियल आया -100 वोल्ट और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आया 50 वोल्ट। अब मेरा नेट पोटेंशियल कितना आया, V0 -50। अब पोटेंशियल तो V0 से कम हो गया, V0 -50 इज लेस देन V0। अब इस कंडक्टर को मैं और चार्ज दे सकता हूँ, और चार्ज प्रोवाइड कर सकता हूँ, और इसका पोटेंशियल और इंक्रीज कर। तो मैंने क्या करा, मैंने एक आइसोलेटेड कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर ला के रख दिया, जिसकी वजह से इंडक्शन की वजह से जो मेरा मेन कंडक्टर है उसका पोटेंशियल घट गया। ठीक है, पोटेंशियल घट गया तो मैं उसको और चार्ज दे सकता हूँ और उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। अब उसको मैं और चार्ज दे सकता हूँ, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले 100 कूलम चार्ज था, अब वोल्टेज हो गई V0 -50, लेट्स से 50 कूलम और चार्ज दे दिया, 50 कूलम और चार्ज दे दिया। अब टोटल चार्ज हो गया V0 150, पहले टोटल चार्ज था 100 डिवाइड बाय V0 डिवाइड बाय V0। अब कैपेसिटेंस इस कंडक्टर की बढ़ गई। क्यों बढ़ी, तब जब मैंने उसके साइड में एक अनचार्ज कैपेसिटर लाया। और इसको हम एक लॉजिकल रीजनिंग से भी समझ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से एक कैपेसिटर हमारा क्या करता है, एक कैपेसिटर हमारा एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है जब भी हमें जरूरत हो। जब मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर था ना, आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब उसके अगल बगल में और कोई कंडक्टर नहीं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अभी जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है ना अनबाउंडेड है, मतलब स्कैटर्ड है। पर कैपेसिटर का काम क्या होता है, एक झटके से एनर्जी दे दे, एक झटके से एनर्जी दे दे। तो जो अनबाउंडेड एनर्जी है ना उसको डिलीवर करना इज डिफिकल्ट, या वो बहुत कम अमाउंट में डिलीवर होगी। और अगर एक बाउंडेड एनर्जी मान लो ये एक प्लेट है, क्योंकि मैंने कैपेसिटर को क्या बोला है, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, एक सिंगल कंडक्टर की भी हो सकती है और एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स की भी हो सकती है। अगर मान लो मैंने एक प्लेट को चार्ज करा और इसके बगल में, मान लो एक प्लेट को मैंने चार्ज करा और इसके बगल में मैं एक प्लेट ले आया दूसरी कंडक्टिंग प्लेट, तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और इसके इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से सारा जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो ग्राउंड में चला जाएगा। आपको याद हो, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में बताया था कि जो अंदर चार्जेस है ये बाउंड चार्जेस है और ये बाहर चार्जेस है अनबाउंड चार्जेस है। तो अनबाउंड वाले ग्राउंड में चले जाएंगे। अब हमारी जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्फाइंड एनर्जी है, एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड है। जब मुझे एनर्जी चाहिए होगी ये एनर्जी एकदम से एक झटके से लूज हो जाएगी। एक इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल जो हमने होली वाला एग्जांपल समझा था कैपेसिटर का, कि एक बाल्टी है वो कैपेसिटर है और एक मेरा जो टैप है वो हमारा बैटरी। अगर मेरे को किसी के ऊपर पानी खिंडाना है, एक बात सोचो, क्या क्या इतना एक जो जमीन पे फैला हुआ पानी है वो ज्यादा यूजफुल रहेगा या बकेट में यानी कि जो बाउंड पानी है वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो जो बकेट के अंदर पानी है, मतलब जो कन्फाइंड रीजन में पानी है, कन्फाइंड रीजन वाला पानी, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपको किसी को भिगाना है, रेदर देन ऐसा पानी जो कि जमीन पे खिंडा हुआ है तो ये भी पानी की कलेक्शन ही, पानी की कलेक्शन, पर ये इतनी यूजफुल नहीं है जितनी कि ये जो बकेट के अंदर पानी यूजफुल है। ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वाली यूजफुल नहीं है जो अनबाउंडेड है, जैसे एक आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में लिया, वो एनर्जी यूजफुल है जो कि बाउंडेड एनर्जी है, कन्फाइंड है पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है,
तो इसलिए हम ऐसे कैपेसिटर्स यूज करते हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बाउंडेड हो। जैसे जिसके एग्जांपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया है ना, और अब एक एग्जांपल हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा, ये एक स्फीयर है, इसके अराउंड एक और शेल लगा दी मैंने स्फीयर की, ये एक स्फेरिकल शेल है, उसके अराउंड एक और शेल लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा। तो वो कैसे दिया वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान लो, तो यहाँ पे अंदर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और बाहर एक पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मैं बाहर वाले को ग्राउंड कर दूंगा तो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फाइनाइट रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी तो मैंने वर्बली बात करा कि जब एनर्जी मेरी एक कन्फाइंड रीजन के अंदर होगी, प्रेजेंट होगी, तो कैपेसिटेंस जो है ज्यादा हो जाती है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है, कि जब एनर्जी हमारी कन्फाइंड रीजन के अंदर हो जाती है तो कैपेसिटेंस काफी ज्यादा हो जाती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने नॉन कन्फाइंड रीजन में पढ़ा कैपेसिटेंस, नॉन कन्फाइंड रीजन, और इसका एक एग्जांपल लिया हमने, अर्थ का एग्जांपल। सो कहा कि इतनी बड़ी अगर कैपेसिटर होगा तब उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड है। अब हम आने वाले टॉपिक, अभी हमने क्वालिटेटिवली बात करा, क्वालिटेटिवली मतलब, क्वालिटेटिवली स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, कि अगर एनर्जी मेरी कन्फाइंड है ना तब हमारे कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। अब इसको हम क्वांटिटेटिवली बात करेंगे, क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर्स में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको नंबर्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली सच में अगर आप एक छोटा सा कैपेसिटर ले लो और उसकी एनर्जी अगर बाउंडेड है तो उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो सकती है, मिली फेरेड में हो सकती है, हमारी जो अर्थ की जो कैपेसिटेंस है उससे इतनी ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। पर मेरे को अभी आपसे ये जानना है कि आपको कैपेसिटेंस कितना समझ में आया, मुझे ये जानना है। ट्रू फीडबैक दे दो प्लीज, क्योंकि ये